Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with one very important and interesting video for all of you. तो यार देखो, अक्सर हम लोग बात करते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, और मैंने ये देखा ना, चाहे इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो या इंस्ट्रूमेंटेशन वाला हो, एवरीबडी हैज अ फोबिया ऑफ सिग्नल सिस्टम। तो इस वीडियो के अंदर यार मैं सिग्नल सिस्टम के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाला हूं, और जो क्वेश्चन का आज हम आंसर करने वाले हैं कि क्या सिग्नल सिस्टम रियली इतना टफ है जितना टफ हम उसे बनाते हैं या उसे समझते हैं, या जिस लेवल का उसका फोबिया हमारे माइंड में रहता है। ठीक है, तो फटाफट से बेटा एक बार इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और इस चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर सिग्नल सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो यार, सिग्नल सिस्टम जो है ना, काफी हद तक एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, जहां ढेर सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि कुछ फंक्शंस होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफॉर्म्स हमारे आ जाते हैं, जहां पे कि हमारा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, जहां पे हमारी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो मोर और लेस इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद मैथमेटिक्स। माना कि इनके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, माना कि इसका कंसेप्चुअल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहां पे मैथमेटिकल हो जाती हैं, और वही चीज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस कराती है। क्यों? क्योंकि यार देखो, जितने भी आप अपने कोर सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, वहां पे देयर आर अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल थिंग्स। इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा है तो वो बात करेगा मशीन्स की, पावर सिस्टम की, यहां कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा है, कम्युनिकेशन की बात करेगा, वो ईडीसी की बात करेगा, अगेन वहां ढेर सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वाला बच्चा है, ट्रांसड्यूसर की बात करेगा, अगेन देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स। लेकिन वहीं जहां सिग्नल्स की बात होती है तो ये बिल्कुल इसके विपरीत है, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। देयर इज अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। आपके सब्जेक्ट में या फिर आपकी ब्रांच में बेटा दो ही हाईली मैथमेटिकल सब्जेक्ट हैं, एक सिग्नल सिस्टम और एक इंजीनियरिंग मैथ्स। तो ये भी काफी हद तक इंजीनियरिंग मैथ्स जैसा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है ना, यहां पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इसको हम लोग अदर सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करें, कि इसके अंदर भी हम लोग नेटवर्क, एनालॉग, कंट्रोल या कोर सब्जेक्ट वाला अप्रोच लेके चलें, जो कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट कर देता है इस सब्जेक्ट को। दूसरी पता है प्रॉब्लम क्या आती है सबसे ज्यादा, कि आप लोग जितने भी इसके अंदर डेरिवेशन करते हैं, जितने भी रिजल्ट्स निकालते हैं, उन रिजल्ट्स को ना आप याद करने की कोशिश करते हैं कि यार मुझे ना हर एक रिजल्ट याद होना चाहिए, मुझे ना डायरेक्ट मेथड आना चाहिए। जब यहां बेटा यहां डायरेक्ट मेथड की बातें आने लगती है ना, तो दिक्कत होती है। क्योंकि देखो, जब आप पहली बार सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे, किसी भी टीचर से पढ़ोगे, तो आपको ना ये सारे डायरेक्ट मेथड याद हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस भी सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे। मैं कह रहा हूं, इस सब्जेक्ट से छोटा क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट में हो ही नहीं सकता, आप विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल रहे होगे। लेकिन जैसे जैसे बेटा सिग्नल पढ़े हुए आपको टाइम होने लगेगा, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपके माइंड से डिप्लीट होने लगेंगे, और आपको छोटे से छोटे सवाल में समस्या आने लगेगी। टाइम लगना तो छोड़ो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके होगे, आपका डायरेक्ट मेथड आप भूल चुके होगे, बेसिक्स पे आपने काम नहीं किया होगा। अब अगर देखो यार, मैं खुद का ही एग्जांपल दूं तो मुझे ना सिग्नल पढ़ाए हुए काफी साल हो गए, ठीक है, लेकिन आज भी मेरी क्लास में अगर कोई बच्चा सिग्नल का डाउट लेके आता है तो आई एम इजीली एबल टू आंसर एटलीस्ट 90% ऑफ द डाउट्स, एटलीस्ट 90%। हाउ? क्योंकि यार मैंने जब सिग्नल तैयार किया तो मैंने बहुत बेसिक चीजें याद की, मैंने बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स याद किए, मैंने सारी चीजें नहीं याद की कभी भी। बट आजकल मैं देखता हूं ना, हर बच्चा शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है। सर इसको डायरेक्ट याद कर लें क्या, सर इसको भी याद कर लें क्या, सर इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें क्या। अरे भाई, अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हारा फ्रेश चल रहा है, तुम सारी चीजें याद कर लोगे, लेकिन बात यह होती है कि क्या आपका अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको यह सोचना है बेटा तैयारी करते हुए कि जब आप फेब के अंदर एग्जाम लिखने जाओगे तब क्या आप इतनी चीजें रिटेन कर पाओगे। अगर नहीं तो आप वही चीजों पे फोकस करें जो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैरी करने वाले हो, जो कॉन्सेप्ट आप वहां पे यूज करने वाले हो, जो मेथड आप वहां पे यूज करने वाले हो, उसी को आज प्रैक्टिस करो। अगर आप आज प्रैक्टिस अलग तरह से करोगे और एग्जाम में उतना कंटेंट लेके नहीं जाओगे, तो उतना कंटेंट तैयार करने का फायदा क्या, जब आपको इवेंचुअली वो चीजें याद ही नहीं रहने वाली, इवेंचुअली आप उन चीजों का यूज ही नहीं करने वाले। इस वजह से बेटा सिग्नल एंड सिस्टम टफ पड़ता है। तो मेजर दो कारण है, एक तो हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी एक्सपेक्टेशन कि हम इसको अदर सब्जेक्ट की तरह डील करना चाहते हैं, और दूसरा कारण होता है वी ट्राई टू क्रैम अप अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है,
मेरा अगर आप देखोगे ना, मैं जब भी कभी पेपर सॉल्व कराया हूं या कभी भी मैं आपको सिग्नल के क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं, मेरे को आप लोगों से ज्यादा टाइम लगता है सिग्नल का सवाल बनाने में, लेकिन आंसर श्योर शॉर्ट आता है। क्यों ज्यादा टाइम लगता है? क्योंकि मैं सवाल को एकदम फंडामेंटल से अप्रोच करता हूं। अब आप देखो यार, किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसा तो नहीं है कि सिग्नल का क्वेश्चन 30 सेकंड में बनेगा तो ही रैंक आ सकती है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिग्नल के सवाल में आप 30 सेकंड ले रहे हो और मैं 1.5 मिनट या 2 मिनट ले रहा हूं, तो भी गेट में एवरेज टाइम पर क्वेश्चन 3 मिनट का मिलता है, उससे कम में ही हो जा रहा है। एज लॉन्ग एज आप 3 मिनट से कम खा रहे हो ना, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, यू आर फाइन। डोंट ट्राई टू कंप्रेस इट फर्दर, और नीचे लाने की कोशिश मत करो कि डायरेक्ट रिजल्ट याद करके इसको 30 सेकंड में कर लेंगे, इसको 40 सेकंड में कर लेंगे। रेदर देन दैट आप हर चैप्टर को मिनिमाइज करो कि इसमें कम से कम कितना याद रखने से काम चल जाएगा, इसमें कम से कम इन कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं कर लूं तो मैं इससे सारे के सारे क्वेश्चन बना सकता हूं। हो सकता है आपको 1 या 2 स्टेप फालतू लगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे यूनिट स्टेप का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो मैं सिग्नम का निकाल सकता हूं बहुत आसानी से एक स्टेप के अंदर। लेकिन फिर भी बच्चे जो है ना, सिग्नम का अलग से याद करते हैं, यूनिट स्टेप का अलग से याद करते हैं। अभी जिन लोगों का सिग्नल फ्रेश होगा वो कहेंगे सर सिग्नम का तो 2/j ओमेगा आता है, कौन सा मुश्किल है याद करना। यस, आज की डेट में मुश्किल नहीं है, लेकिन दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, राइट? दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसे बहुत से बच्चे रेक्टेंगुलर पल्स का अलग से याद करेंगे और शिफ्टेड रेक्टेंगुलर पल्स का डिफरेंट वे में याद करेंगे। क्यों? अगर वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकल सकता है तो व्हाई डू आई हैव टू रिमेंबर द शिफ्टेड रेक्टेंगुलर पल्स? व्हाई डू आई हैव टू डू दैट? आई डोंट नीड टू डू दैट। मुझे कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म्स याद करने हैं जिनके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा, या जिनको डिराइव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उनको याद करना जायज है। लेकिन जो उन ट्रांसफॉर्म से, बेसिक ट्रांसफॉर्म से 1 या 2 स्टेप के अंदर आ सकता है, उसे क्यों याद कर रहे हो? तो ये गलती करोगे तो दिक्कत आएगी। और सेम गलती आप लोग करते थे बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन आपने देखा जब मैंने यूट्यूब पे, प्लस पे, कहीं भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, मैंने फॉर्मूले मिनिमाइज कर दिए क्योंकि मैं उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपके लेके गया। हो सकता है मेरे मेथड से आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता हो आंसर लाने में, लेकिन ये श्योर शॉट है कि आंसर आपका जरूर आता है, वो भी कम से कम मेमोराइज करके। अब कुछ ऐसा ही ना हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर इस बार करने वाले हैं। बट आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। अब देखो, कल मेरी क्लास में एक बच्ची आई, उसने पूछा कि सर एनालॉग छोड़ सकते हैं क्या? मैंने बोला यार आपके ऊपर है, 4-5 नंबर का सब्जेक्ट है। नहीं सर, मुझे तो ना अंडर 100 रैंक चाहिए, तब मैं छोड़ सकती हूँ क्या? मैंने कहा भाई अंडर 100 वाले तो नहीं छोड़ते हैं, 1 नंबर का भी सिलेबस क्यों ही छोड़ेंगे? तो व्हाट शी टोल्ड कि सर मेरे को तो एनालॉग टफ लगता है तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बेटा ये ध्यान रखिए, जब तक स्ट्रगल नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं है। देखो, जब आपको बहुत इजी चीजें लाइफ में फेस करने मिलती है तो आपका जो कैलिबर है, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपका लेवल है, वो वहीं के पे रहता है, वो कभी भी बढ़ता नहीं है, वो कभी भी ग्रो नहीं करता। लेकिन जब आप किसी चीज से स्ट्रगल करते हो, जब आप किसी चीज से फाइट करते हो, तो आप वहां पे जो चीजें सीखते हो, जो गेन करते हो, वो आपके लेवल को इंक्रीज करता है। तो इसीलिए आज की डेट में आपको जो भी सब्जेक्ट टफ लग रहा है उसे एक चैलेंज की तरह ले लो, उसको अपने ईगो पे आप लोग ले लीजिए कि यार मुझे ना इस सब्जेक्ट से फुल ऑन फाइट करना है और इस सब्जेक्ट को मैं कॉन्कर करके रहूंगा। फिर एक क्वेश्चन आएगा, सर मुझे ना मजा नहीं आता, सर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बनता। अरे मेरे भाई, इंटरेस्ट तब बनेगा जब आप किसी चीज में अच्छा करने लगोगे। जब तक आप किसी चीज में बार बार फेल होते रहोगे, ऑब्वियसली आपको खराब लगेगा, क्योंकि वो आपके लिए बेटा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लो करने वाली चीज हो जाती है। और जो चीजें हमारे कॉन्फिडेंस को हर्ट करती हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो करती हैं, ऑब्वियसली वी विल नॉट लाइक इट, राइट? जैसे मान लो मुझे ड्राइविंग करनी है बट मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूं, अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है या रिस्की चलाता हूं, तो ड्राइविंग आई वोंट एंजॉय। लेकिन अगर मैं अच्छा चलाऊंगा तो आई विल एंजॉय। तो एज सिंपल एज दैट, लाइफ में जिस भी स्किल में आप अच्छे हो जाते हो, आप ऑटोमेटिकली उसे एंजॉय करने लगते हो। तो अभी स्ट्रगल करो, अभी फाइट करो, अभी आप इस चीज को मास्टर करो, और इवेंचुअली यू विल ऑल्सो स्टार्ट एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट डेफिनेटली। जब कोई चीजें समझ आने लगती हैं, बनने लगती हैं, तो एंजॉयमेंट भी अपने आप आ जाता है। तो ये ध्यान रखो, जहां आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो वो चीज आपको आगे लेके जा रही है, वही चीज आपका लेवल इंक्रीज करेगी और वही चीज आपको सक्सेस दिलाएगी। ठीक है? बिना स्ट्रगल के तो प्रोग्रेस नहीं है यार। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ गए कि मेरे को तो इतना आता है, इतना ही मैं रिवाइज करूंगा बार बार, तो ग्रोथ तो नहीं होने वाली। तो अब देखो यहां पे स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। यहां पे देखो, सबसे पहले तो कवर एवरीथिंग इन डिटेल। बिल्कुल आप सारी चीजें डिटेल में कवर कीजिए।
लेकिन यहां पे ना, यहां पे आप मिनिमाइज कीजिए एट द सेम टाइम लेंथ ऑफ ईच टॉपिक। क्या क्या चीजें याद रखनी है ना, उसको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं शॉर्ट नोट्स मार्क करा देता हूं बच्चों को, तो यहां पे बात है शॉर्ट नोट्स की। बहुत सारी चीजें लग सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन आप याद करने वाली चीजें मिनिमम रखिए। आज वो शॉर्टकट लग रहा है, लेकिन कल वही चीज आपको एकदम डीमोटिवेट करेगी। फिर दूसरी चीज, प्रैक्टिस लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ये बेटा इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मतलब इसके एक क्वेश्चन में आपको कम टाइम लगेगा, तो आपके यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 क्वेश्चंस का आप टारगेट रखिए। अगर नेटवर्क में आप 500 कर रहे हो, डिजिटल में आप 400 600 कुछ ऐसा कर रहे हो, यहां 1000 से ऊपर आराम से जा सकते हो, क्योंकि इसके हर क्वेश्चन में बहुत ही कम टाइम आपको लगने वाला है। और फिर लास्ट चीज, रेगुलरली रिवाइज शॉर्ट नोट्स। देखो दिक्कत पता है क्या आती है कितना भी मिनिमाइज कर लें, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, जैसे कि कुछ आपके ट्रांसफॉर्म्स हो गए जो आपको याद करने हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जाने लगेगा कुछ टाइम बाद। इसीलिए रेगुलरली अगर आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहते हो, जैसे मंथ में एक बार आपने किसी एक संडे को सिग्नल रिवाइज कर लिया, एवरी मंथ यू डू दैट, तो आपका कॉन्फिडेंस इसमें कभी भी लूज नहीं होने वाला, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, तो इजी है ये चीज, ठीक है। तो इतनी सी बात होती है। अब जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, इतने सारे ट्रांसफॉर्म, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको इस तरह समराइज कराऊंगा कि एक ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी याद कर लो, जैसे लैपलास की, लैपलास से सारी बन जाती हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ कवर करेंगे चीजों को। अब देखो मैं जो सिग्नल्स का कोर्स लेके आ रहा हूं, मैं कहां पे लेके आ रहा हूं, प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए। इसमें देखो अपना पहला चैप्टर सिग्नल रहने वाला है, ये 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है, सुबह 6 बजे। तो यहां पे डेली के ना देखो 2 सेशन चलेंगे, एक 6 बजे और एक 8 बजे। तो एक सेशन होगा 6 AM टू 7:30, एक होगा 8 AM टू 9:30। तो यहां पे देखो मैंने कितने दिन डेडिकेट किए हैं, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 डेज, 3 आवर्स ईच डे। तो मैं सिग्नल वाले चैप्टर के अंदर 21 आवर्स आपके इन्वेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि संडे जो पढ़ रहा है, संडे को आपका टेस्ट होने वाला है, जिससे कि ना आपकी तैयारी सिंक में चलेगी। अनलेस कि आप टेस्ट दो, तब तक आपके अंदर ना डर नहीं आता है। जब थोड़ा डर आ जाता है कि यार इस संडे टेस्ट होने वाला है, भाई पढ़ ले, तो अगर आप थोड़े भी लीनियंट हो रहे होते तो भी आप पढ़ते हो। और इसके अंदर आप ये देखो कि जैसे ये कोर्स हमारा थर्सडे स्टार्ट हो रहा है, तो देखो फ्राइडे को डाउट सेशन है, फिर मंडे को डाउट सेशन है, फिर वेंसडे को डाउट सेशन है, और फिर से फ्राइडे को आपका डाउट सेशन है। एक सेकेंड, मंडे डाउट सेशन है, फिर वेंसडे डाउट सेशन है, अच्छा ये तो थर्सडे हुआ ना, फिर फ्राइडे फिर से डाउट सेशन आएगा। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे 8 बजे आपका डाउट सेशन होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, जितने भी मैं आपको डीपीपीज दूंगा, देखो जैसे ये 3 क्लास हुई, तीनों में मैं आपको डीपीपी दूंगा, ठीक है। डीपीपी में ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो अपने पास जो है ना ऑलमोस्ट 40 से लेके 60 क्वेश्चन तक होंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे डाउट क्लियरिंग सेशन में, और फिर उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, और मजे की बात ये, किसी भी सब्जेक्ट में आपके डाउट होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। अब आते हैं एलटीआई सिस्टम पे। ये स्टार्ट करूंगा मैं 5 मई से, इसको कंटिन्यू करेंगे टिल 9 मई। इसमें कितने आवर्स देने वाले हैं, 1 2 3 4 डेज। 4 डेज का मतलब है इसमें 12 आवर्स लगेंगे। इसका लेंथ बहुत छोटा है, हो सकता है अभी आपको 12 आवर्स कम लग रहे हो, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ आएगा। इसके अंदर 2 मेन टॉपिक होते हैं, कन्वोल्यूशन होता है और क्लासिफिकेशन होता है, यही 2 मेन टॉपिक होते हैं। इसमें डिस्क्रीट टाइम, कॉन्टिन्यूअस टाइम, दोनों चीजें हम लोग करने वाले हैं। फिर फोरियर सीरीज पे आएंगे। ये पहला पार्ट है एक तरह से ट्रांसफॉर्म्स का। तो इसके अंदर हम लोग कितना डेज दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 5.5। तो 5.5 का मतलब हुआ 16.5 आवर्स, 16.5 घंटे इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। इसमें देखो कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज के साथ साथ मैं आपको डीटीएफएस भी कराऊंगा।
डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज। मैं देखता हूं मैक्सिमम टीचर डीटीएफएस की बात नहीं करते हैं, जबकि ये सिलेबस के अंदर है, बट हम लोग इसको भी कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर आएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, मेरा फेवरेट टॉपिक और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डरावना टॉपिक। इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बहुत मिनिमाइज कर देंगे आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को, जिससे रटना मिनिमम हो जाए। तो कितना टाइम, 1 2 3 4, 1 सेकेंड, हाँ 4.5, फिर 5.5 और ये 6, तो 6 × 3 ये होगा 18 घंटे में। अब इसके अंदर आप देखिए, आपका मैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कराने वाला हूं भाई। तो डीटीएफएस के साथ साथ डीटीएफटी होगा, इसके अंदर कोरिलेशन वाला कॉन्सेप्ट भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। कोरिलेशन, स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये सारी चीजें भी कवर करेंगे। जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर कर लेंगे हम लोग। तो यहां पूरा डिटेल में मस्त तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। फिर सैंपलिंग पे चलेंगे बेटा। सैंपलिंग में मैंने 3 सेशन लगाए हैं, तो दिस विल बी अकाउंटिंग फॉर 4.5 आवर्स सैंपलिंग, ठीक है। सैंपलिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म के इमीडिएट बात कराऊंगा, क्योंकि बहुत इजी सा टॉपिक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही एक्सटेंशन है। फिर लैपलास पे चलेंगे। लैपलास में देखिए 1 2 3 दिन हमने लिए हैं, तो लैपलास में 9 आवर्स लगेंगे। ये सबसे इजी ट्रांसफॉर्म है बेटा आपके लिए, ठीक है। लैपलास सबसे इजी ट्रांसफॉर्म है आपके लिए, क्योंकि ये आप कंट्रोल में भी यूज करते हो, या आप नेटवर्क में भी यूज करते हो, और इससे मैं आपको बताऊंगा बाकी के ट्रांसफॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। फिर चलेंगे जेड ट्रांसफॉर्म पे, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। तो 1 2 3, तो इसमें भी हमने 10.5 आवर्स लिए हैं जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर। और इसका मैं रिलेशन भी आपको बताऊंगा डीटीएफटी से कैसे रिलेशन होता है। यहां पे हम ये भी देखेंगे जो डिजिटल फिल्टर्स होते हैं उनका नेचर कैसे पता लगाया जाता है, कि लो पास है, हाई पास है। कॉन्टिन्यूअस फिल्टर तो आप एनालॉग में भी करते हो, नेटवर्क में भी करते हो, कुछ हद तक सिग्नल में भी करोगे, बट डिजिटल फिल्टर वाला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहां पे कराने वाला हूं। फिर मेरा लास्ट टॉपिक होने वाला बेटा डीएफटी एफएफटी। ये सिर्फ ईसी वाले बच्चों के लिए होगा, ये इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में नहीं है। तो जेड ट्रांसफॉर्म तक इलेक्ट्रिकल का भी सिलेबस है, यहां डीएफटी भी कराऊंगा आपको, एफएफटी भी कराऊंगा, और फिर हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा। इसके अंदर 3 और 2 5, यानी कि 7.5 घंटे अपने पास है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये भी कवर करेंगे। ऑलमोस्ट 100 आवर्स का आपका ये सिलेबस होने वाला है, और आप लोग काफी एंजॉय करने वाले हो। 3 जून को ये सिलेबस खत्म होगा, और 4 जून को इसका मेगा क्विज होगा। तो जितने भी संडेज पढ़ रहे हैं, हर संडे आपका टेस्ट होने वाला है, तो आपको टेस्ट में भी कंटेंट मिलेगा, मैं डीपीपीज भी दूंगा, साथ साथ अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। गारंटीड इसमें हम 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं इन द कोर्स इटसेल्फ। तो आपको काफी मजा आने वाला है, ठीक है। तो काफी मजा आएगा। और साथ ही साथ क्या है कि मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप भी प्रोवाइड कर दिया प्लस वाले बच्चों को, जहां पे आप लोग सारा दिन अपने डाउट, अपने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है इस सब्जेक्ट की। और आपके लिए पता है बेस्ट